देखिए, मैं राजेंद्र जी मैं रहने वाला हूँ बिहार के यही सासाराम जिले का ही रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। अब जब आप पढ़ाई किया करते थे, एक तरफ राजनीति, आरएसएस और पढ़ाई किया करते थे, दिलचस्पी मतलब या फिर फोकस क्या हुआ करता था? तो पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से फोकस था या फिर पहले कुछ और था, बाद में बदल के वो राजनीति हो गया? तो देखिए, हम लोग तो एक स्वयंसेवक थे, संघ के स्वयंसेवक थे, तो उसके लिए कोई राजनीति तो उसमें कोई स्थान नहीं, राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताजी को कब मालूम चला, जब फाइनली जब उनको ये बात पता चला कि ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं? बहनों के द्वारा खबर लगने लगी। हमारी बहन एक इलाहाबाद में रहती थी, तो उसके द्वारा कि वो तो दिन भर घूमते रहलन, इन्हें रहलन उन्हें रहलन, मतलब इधर लोगों के द्वारा जानकारी हो ही जाता है। पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे? देखिए, मैं झारखंड का संगठन मंत्री था। पहला फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनवाने का काम मैंने झारखंड में किया। जी, तो नेटिव प्लेस होने के नाते दिनारा को चूज किया आपने या कुछ? तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगा कि हमको यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ विजन तो लेकर के आप आए होंगे, विजन क्या रहा था उसमें? हमारा तो मकसद एक ही था कि मेरा तो व्यक्तिगत कोई ऐसा था नहीं, तो जो होल टाइमर के रूप में मैंने पूरी जिंदगी लगाया। आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, आप तो कभी जीते नहीं, कभी आपके हाथ में सत्ता आई नहीं, लेकिन समाज सेवा तो आप कर रहे थे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की अगर गिनती या कुछ ऐसे कार्य अगर गिनवाने की जरूरत पड़े तो कार्य क्या रहे हैं? देखिए, जब मैं आया तो यहाँ देखा कि यहाँ एक तो रूरल इलाका है, यहाँ किसानों का इलाका है। मतलब 2015 में ही आपकी एंट्री थी या पहले भी यहाँ पे आप काम कुछ कर रहे थे? अरे, मैं रहने वाला तो यही का था जी, तो एंट्री का तो कोई सवाल नहीं कि मैं कहीं बाहर ही था। कैसा देखते हैं आप ये 10 वर्षों का कार्यकाल वर्तमान विधायक का? किसी की शिकायत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। चुनाव आ रहा है, फिर से तैयारी है? पार्टी का आदेश की प्रतीक्षा है। कितने सीट पे मतलब बंटवारा क्लियर? भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा एक बड़ा होगा। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? सर्वोच्च नेता है, वो जो डिसीजन लेंगे सबको मानना होगा। जी, सत्ता को पार्ट दिया गया, सीएम हो तो चिराग पासवान जैसा। वो भी एक एनडीए गठबंधन के व्यक्ति हैं। बिहार प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? पहले का बिहार दिखाना होगा। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे मुद्दे गढ़े जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे? कोई मुद्दा नहीं है। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? जो गरीब मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, जो उनके पसमानदा मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य, ये तो कुछ दोनों लोगों के द्वारा र्यूमर फैलाया गया है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन मुद्दा है। बिहार में बेरोजगारी, बता तो रहा हूँ, बेरोजगारी के लिए सरकार का जो काम है सरकार कर रही है। पहलगांव हत्याकांड और भारत का रिटेलिएशन, कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को, कैसे व्याख्या करेंगे इसकी? भारत के राष्ट्रीयता पर आक्रमण है। हमारी सरकार ने टारगेटेड अटैक किया है। मतलब इसका प्राउड लेवल रखते हैं आप? हाँ, कि उसके मारा हमने और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है? जारी है, अभी बंद नहीं है। और जो लोग कुछ लोग जो है बंदी जो कह रहे थे कि बंद हमने बंद करा दिया, वो अपने बयान से क्यों पलट गए? वो देश हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं इस बयान को? उनकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका तो पहले दवाई कराना चाहिए। उनके पूरे खानदान ने आज तक क्या किया है, पूरे खानदान की मैं बात कर रहा हूँ। उनके सवाल को कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान में लोग जो है उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भारत के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लगातार बनती रहेगी। दिनारा विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? दिनारा में किस मुद्दे के पहला है भोली भवानी का उत्थान, एक पॉइंट जिससे पब्लिक आपको वोट करे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये तो आपने अपने बारे में बताया, वर्तमान विधायक के 5 वर्षों के कार्यकाल की पे भी चर्चा हुई, आपने कुछ बातें रखी, लेकिन कोई एक ऐसा विकास का कार्य तो उन्होंने किया होगा या कुछ तो अच्छे कार्य किए होंगे। कुछ अच्छे कार्य की अगर उनकी बात हो तो आपकी नजरों में उनके अच्छे कार्य क्या है? उनके अच्छा कार्य एक ही है कि उनका बेटा बेरोजगार था, उसको रोजगार में लगा दिया, अच्छा ठेकेदारी करा लिया। इस बार के चुनाव में आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या हैं आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से? गाँव गाँव में व्यवसाय की व्यवस्था क्या हो सकती है, इसके लिए हम काम करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पर। बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 कैसा होने वाला है चुनाव,
नजर बनी हुई है, बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के खास बातचीत में उपस्थित हैं दिनारा विधानसभा से राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी अपने विधानसभा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसी विधानसभा से 210 नंबर विधानसभा से लगातार 2 बार 2015 और 2020 में चुनाव लड़ने का काम किया है इन्होंने, और मैं कह सकता हूं कि बहुत छोटी मार्जिन से विधानसभा चुनाव में 2000-3000 जैसे वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो इतने कम वोटों के अंतर से पहली बार इन्होंने चुनाव लूज किया था, दूसरी बार फिर से इन्होंने दिनारा विधानसभा से नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़ा, जीत का स्वाद नहीं चख पाए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, जब जॉइंट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की पार्टी जो थी, जो जिनका बंटवारा नहीं हुआ था, इन पार्टियों से इन्होंने अपनी दावेदारी की है। प्रबलता से इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो खास बातचीत आज हम करेंगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबान। राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे में अगर हम आपसे आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर जानना चाहें। आज का दौर जो है उसमें लोग, जो आज के युवा हैं, वो गूगल और फोन पे सर्च ज्यादा करते हैं। ऐसे में अगर आपके विषय में वो जानना चाहते हैं, आपके जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो आपकी जुबान से वो उनको कंफ्यूजन ना हो, किसी और से बात करके कुछ मिस मैसेजिंग ना हो जाए, तो आपकी जुबान से आपके जीवन परिचय के विषय में अगर हम जानना चाहें, थोड़े संक्षिप्त, थोड़े विस्तृत, तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई, आगे कहाँ तक आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई, आपने एजुकेशन कैसे प्राप्त किया, राजनीति में कैसे आए, चुनाव लड़ने के विषय में कैसे सोचा, व्यवसायिक जीवन क्या किया करते थे, कैसे राजनीति में आना हुआ, तो कैसा रहा है आपका जीवन शुरुआत से? ठीक है, मैं राजेंद्र जी, मैं रहने वाला हूँ बिहार के जी, यही सासाराम जिले का ही, रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। जी, मेरी प्राथमिक पढ़ाई गांव में ही हुई। जी। मैं अपने गांव के प्राथमिक जन्म विद्यालय कहाँ से, हुआ? मेरा जन्म जो, तो वैसे तो मेरे पिताजी सेना में थे, आर्मी में थे। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था, जी। क्योंकि पिताजी मेरे आर्मी में थे, तो इस कारण से मेरा जन्म जो है सिकंदराबाद में आर्मी के हॉस्पिटल में हुआ था। मैं अपने पिता की पहली पुत्र के रूप में संतान था। वैसे तो मेरी बहनें भी थी, लेकिन मेरे पिताजी एक सैनिक थे, और उनके घर में मैंने पहला पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। ये लगातार उस समय के बाद मेरी प्राथमिक पढ़ाई पिताजी के आर्मी में रहने के कारण मैं प्राथमिक पढ़ाई गांव में ही हुई, जहाँ का मैं जन्म आपका हुआ हैदराबाद में, लेकिन फिर आप सर्कमस्टांसेस या स्थितियां, जो भी परिस्थितियां रही, वो फिर से गांव में आकर के। नहीं, मेरे पिताजी का ट्रांसफर वाली नौकरी थी, तो लगातार एक जगह पर रह नहीं सकते थे। तो कभी कभी लड़ाई के मैदान में, फील्ड में, कभी बॉर्डर पर, कभी अन्य स्थानों पर, तो बहुत मुश्किल वाले इलाके में रहा करते थे। तो इसलिए वहां पर रहना तो परिवार को लिए मुश्किल था, तो इसलिए हम लोगों को उन्होंने गाँव में छोड़ करके अपनी पूरी नौकरी उन्होंने किया है, देश सेवा में वो लगे। देश सेवा में लगे रहे। इसलिए हम लोग कभी उनके साथ बहुत कम समय ही रहने का अवसर मिला है, और वो सारी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने मुझे, हम लोगों को गांव में ही छोड़ा था। तो हम लोगों ने हाई स्कूल अपने नजदीक के ब्लॉक, जो आजकल ब्लॉक है, पहले दिनारा में करागर में आता था, तो हम लोग कोचस में हाई स्कूल किया। यही सूर्यपुरा से हमने हाई स्कूल की परीक्षा दिया। फिर इंटर करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश गया था, जहाँ इंटर कॉलेज देवरिया जिला से मैंने किया था। तो इंटर वहां से पढ़ाई किया, और वहीं पर हम लोगों का संपर्क आरएसएस से हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कैसे, मतलब वो संपर्क स्थापित कैसे हुआ, मतलब कुछ घटना? वो हमारे जो है एक रिश्तेदार थे, माने हमारे मौसी के लड़के थे, आज उनका नाम राम नारायण सिंह है। वो हमारी विधानसभा के डेढ़गांव गांव के रहने वाले हैं, और उनको वो वहाँ पर एक विद्यालय में क्लर्क थे और संघ से जुड़े हुए थे। उनका
रिश्तेदारी जो वहाँ विभाग कार्यवाह थे स्वर्गीय श्री नरेश्वर सिंह जी, उनके घर में उनकी रिश्तेदारी थी। वही जो है वहाँ के संघ के सबसे बड़े अधिकारी थे। उनके कारण हम लोगों का संघ में आरएसएस में आना जाना शुरू हुआ। फिर थोड़े ही दिनों में मैं संघ की ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद इंटर पास करते करते हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पर देवरिया में हुई। इंटर के बाद फिर मैं जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा नाम लिखाया और बीएससी हमने वहीं से किया। एमएससी में पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे बीच में ही मेरा ड्रॉप हो गया। एलएलबी फिर मैंने पढ़ाई किया। एलएलबी की पूरी शिक्षा हमने वहां से ग्रहण किया। फिर इसके बाद मैं एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का संगठन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, उसके संगठन मंत्री के रूप में पहले तो मैं प्रयाग में काम किया। फिर प्रयाग के बाद फिर हम लोग जो है कानपुर में 10 वर्षों तक मैं संगठन मंत्री के रूप में रहा। 90 से लेकर के 2000 तक हम करीब संगठन मंत्री के रूप में वहाँ काम किए। वहाँ भी जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया। और वहाँ उत्तर प्रदेश से ही आरएसएस वगैरह से जुड़ा रहा और युवा काल में ही आप जुड़ गए। हमने बचपन मैंने जिस समय मेरी वजन 45 किलो था उस समय से मैंने काम शुरू किया है और उस समय मेरी उम्र 17 साल 16 साल यही रही होगी जी। तब तो मैंने आरएसएस से ज्वाइन किया। आपने बताया कि आप एमएससी वगैरह की फिर लॉ की भी पढ़ाई की आपने, एमएससी पूरा नहीं कर पाए। तो ये मतलब जब आप पढ़ाई किया करते थे एक तरफ राजनीति आरएसएस और पढ़ाई किया करते थे, दिलचस्पी मतलब या फिर फोकस क्या हुआ करता था? पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से फोकस था या फिर पहले कुछ और था बाद में बदल के वो राजनीति हो गया? मतलब देखिए हम लोग तो एक स्वयंसेवक थे, संघ के स्वयंसेवक थे, तो उसके लिए कोई राजनीति तो उसमें कोई स्थान नहीं, राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आपने बताया आप एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एक तरफ आरएसएस और दूसरी तरफ आप एमएससी वगैरह, एलएलबी भी आपने किया, लॉ की भी पढ़ाई आपने की। तो मतलब राजनीति पॉलिटिक्स उस टाइम क्या सोचा करते थे जब युवा काल में आप एलएलबी कर रहे थे, एक तरफ एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे? फोकस क्या हुआ करता था? मतलब पॉलिटिक्स ही था या कुछ और था बाद में बदल के ये शिफ्ट कर गया? देखिए हम तो एक साधारण घर के लड़के थे जी और हमारी पढ़ाई का तो उद्देश्य ही था कि नौकरी करना, जीवन यापन के लिए अपने एक सामान्य जिंदगी से आए थे। हमारे पिता भी आर्मी में थे और इसलिए उनका भी उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, वो नौकरी प्राप्त करे और नौकरी प्राप्त करके कहीं साधारण भारतीय की जो सोच होती है वही सोच के अनुसार हमारे पिताजी की भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी। लेकिन कुल मिलाकर के जब देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, उस समय हम लोगों को ये सब जानकारी नहीं था। हमको तो आरएसएस का क ख ग घ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब हम संघ की शाखाओं में जाना शुरू किए, हमने देखा कि देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, देश इस तरह की, देश में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, हमने पहली मार्च, हमारा पहला कार्यक्रम कश्मीर मार्च हुआ 11 सितंबर 1990 को जब हम कश्मीर की तरफ गए। जब मैं इलाहाबाद में प्रयाग में पढ़ता था तो उस समय हम लोग जो है, जब मैं कश्मीर गया और वहाँ के लोगों की स्थिति देखा, लोगों के दुख दर्द देखे, लोगों को किस तरह से हमारे देश को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से षड्यंत्रकारी, किस तरह से गलत चीजें की जा रही है, तो हम लोग उधमपुर में गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार होकर के 4 दिन हम लोग वहाँ जम्मू के में गिरफ्तार थे। इसके बाद हम लोग वहाँ से लौट करके आए थे। वहाँ जेल तो नहीं गए थे, लेकिन जेल बना करके जो वहाँ का एक जम्मू यूनिवर्सिटी था उसी में प्रशासन ने हम लोग को रखा था। हम लोग को उधमपुर से गिरफ्तार करके लाके जम्मू में रखा था। तो उस समय के बाद हम लोग बहुत सारे आंदोलन हुए। एक तरफ एक आर्मी पिता के पुत्र, एक सेना के बेटे, दूसरी तरफ आरएसएस का देश प्रेम और ये सब मिल करके कुछ ज्यादा ही उबाल आ गया और आप लोग मतलब देश प्रेम की ओर मोटिवेट हो गए। जी, उस समय तो पिता से मैं झूठ ही बोलता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। हमेशा जो है उनको गलत रिपोर्टिंग देता था। उनको कहते थे वो, क्योंकि महीना में उनको तनख्वाह मिलता था, वो बेचारे 30 तारीख को उनको अंतिम महीने के दिन मिलता था। उस दिन हम लोगों को अपना भेज देते थे 8 से 10 तारीख के बीच में, और जिनका भेजा हुआ पैसा हम लोगों को प्रयाग में मिल जाता था। फिर हम लोग महीना दिन खाते
खाते पीते घूमते रहते थे, पढ़ाई भी झूठ करते बोलने थे। का मतलब क्यों झूठ बोला करते थे? झूठ इसलिए बोलते थे कि पिताजी तो चाहते थे कि हम नौकरी करें, लेकिन अब हम लोग को भाई ऐसा आंदोलनकारी बन गए, हाँ क्रांतिकारी। मन में आ गया कि ये करना है वो करना है। उसी समय जब आरक्षण मूवमेंट चला, उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला। जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी मैं काफी दिन जेल में रहा। जब कल्याण सिंह जी जेल में थे, हम भी जेल, उसी नैनी सेंट्रल जेल में गिरफ्तार करके रखे गए। वहां पर हम लोगों ने करीब 20-22 दिन रहे जेल में। तो ये सब चीजें जो है हम लोग के साथ 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 सब आप रही है। पिताजी को कब मालूम चला, जब फाइनली जब उनको ये बात पता चला कि ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, या मतलब आप पढ़ाई को सेकेंडरी और देश प्रेम और इन सारी चीजों को मतलब पिताजी को जब मालूम हुआ, जब देखे कि जो है धीरे धीरे अब जब पिताजी मैंने आने जाने लगे, उनको इधर उधर से हमारी मतलब रिटायर्ड होकर के जब आ गए वापस। बहनों के द्वारा खबर लगने लगी। हमारी बहन एक इलाहाबाद में रहती थी, तो उसके द्वारा कि वो तो दिन भर घूमते रहलन, इन्हें रहलन उन्हें रहलन, मतलब इधर लोगों के द्वारा जानकारी हो ही जाता है। क्योंकि उस समय फोन का जमाना नहीं था, उस समय पत्र व्यवहार का जमाना था। पत्र व्यवहार पिताजी से हम लोग करते थे, चिट्ठी आती थी, पिता ये करना है वो करना। रिएक्शन क्या? रिएक्शन पिताजी का तो ये था कि नहीं तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो है थोड़ा परिवार के बारे में भी सोचो, घर के बारे में भी सोचो अपनी। जब तक मेरी तब तक मेरी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद भी फिर जब पिताजी ने भी मैंने परिवार को कि अपना परिवार देखो, अपने बाल बच्चे होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। क्या शादी के विषय में अगर बताएंगे, पत्नी कहाँ शादी हुई आपकी? शादी यहीं हुई है हमारी। शादी इसी जिले के क्या बोलते हैं चोरबड्डी आलमपुर के बगल में खुरनू गांव है, वहाँ हुई है। इसी जिले रोहतास जिले के अंतर्गत ही। और हम लोग एक वो भी ग्रामीण परिवार था, मेरा भी ग्रामीण परिवार था। मेरी पत्नी ने पूरे समय गांव में रह करके सेवा किया है। और पहले तो हाँ गृहस्थी देखती थी, अभी तो पटना रहती है, लेकिन उस समय तो गाँव में ही रहती थी जी। तो मतलब आगे चल करके कुछ परिवार के लिए सोचा आपने, या फुल टाइम आप सिर्फ? नहीं, फुल टाइम तो मैं करता रहा। फुल टाइम तो मैं 2000 के बाद 2015 तक मैं फुल टाइमर रहा विभिन्न संगठनों में। मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री रहा झारखंड का। इससे पहले मैं अवध क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आता है, जिसमें करीब 16 लोकसभा आती है, जिसमें लखनऊ से लेकर के फैजाबाद से लेके रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, एक कभी सभी जिलों का मैं संगठन मंत्री के रूप में भी व्यवस्था में मैं लगा हुआ था, मतलब 2014 वाले में। और इससे पहले मैं क्या बोलते हैं तमाम लोगों के संगठनों में मैंने काम किया है। तमाम स्वदेशी जागरण मंच का मैंने बिहार में काम किया है। 2000 से 2005-4 तक मैंने स्वदेशी जागरण बिहार का भी मैंने काम किया है। जो स्वदेशी आंदोलन उस समय चला था, जिस समय पेप्सी कोला बाहर जाओ का नारा था, उस समय पेप्सी कोला, कोका कोला, मल्टीनेशनल चीजों का विरोध हो रहा था। उस समय अब स्वदेशी चीज अपनाओ, देश बचाओ, स्वदेशी उत्पाद के लिए जो है तमाम चीजों के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था। उस समय मैंने स्वदेशी जागरण मंच का भी 4 साल काम किया है। उसमें मेरे जिम्मे में संगठक के रूप में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार यानी पूर्ण बिहार का भी मैंने काम देखा है। जी। शुरुआत की अगर बात करें कि राजनीति में मतलब कैसे कब लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, या कैसे प्रेरित हुए पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे? देखिए, मैं झारखंड का संगठन मंत्री था। पहला फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनवाने का काम मैंने झारखंड में किया। मैं 2013 में मैं झारखंड गया था, जब मुझे गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो उस समय मेरी घोषणा एक संगठन मंत्री के रूप में झारखंड में हुई थी। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के मैं लखनऊ रहा करता था, वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ जो है झारखंड, रांची हेडक्वार्टर करके। धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे, और वो उनके साथ ही मेरा पहली बार जाना हुआ झारखंड। वो लेकर के मेरे को गए थे 2013 में, और 2013 से लेकर 2015 तक मैं वहाँ संगठन मंत्री रहा। मेरे ही उस समय कार्यकाल में झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनी थी, और वहाँ जो है 14 में 12 MP भी 2014 में जीते थे, और हमारे सर्वाधिक विधायक जीत करके और
और आजसू मिल करके हम लोगों ने फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनाया सरकार बनाई झारखंड। सरकार बनाई थी। वो मेरे ही नेतृत्व में था। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं संगठन मंत्री के रूप में झारखंड में मेरी बड़ी भूमिका थी और उसको लेकर के मैं जब चुनाव की जहाँ तक सवाल है चुनाव में आने का, तो उसी समय हमको माननीय नेतृत्व ने मेरे को कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप सीट बताइए। तो मेरे को नेतृत्व के कहने से ही मैंने क्योंकि उस समय तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन नेतृत्व के कहने से ही मैंने सीट चुनाव लड़ने का यहाँ काम किया था। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बैनर से मैं 2015 का चुनाव भी लड़ा था, जो चुनाव मेरा बहुत माने कहा जाए तो एक तरह से ग्लैमरस चुनाव हो गया। वो चुनाव ऐसा हो गया जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री गली गली माने लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उस चुनाव में ये समझिए बड़े बड़े देश के कोई ऐसा बड़ा पत्रकार नहीं था जो मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आया था। उस समय आप देखेंगे ऑनलाइन, मेरे गूगल पर सर्च करेंगे तो आप ऐसे सभी बड़े बड़े जितने मीडिया है सभी के लोग आए थे। यहाँ जो दिल्ली में लोग बैठते हैं, आज भी दिल्ली बैठते हैं, ऐसे तमाम लोगों का यहाँ आना हुआ था और मेरा इंटरव्यू लिए थे। उस समय तो मैं किसी को देने के लिए भी मैं किसी को बुलाया भी नहीं था, लेकिन सब लोग आए थे और उसका ही आज परिणाम है कि इतना ग्लैमरस चुनाव होने के नाते लोगों के दिमाग में गलत गलत चीजें बस गई और आज तक मैं संघर्ष मेरा जारी है। मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया पार्टी को और पार्टी के निर्देश पे आपने चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव की तैयारी की आपने। आपने कहा कि सीट पूछा गया आपसे, तो घर होने के नाते मतलब नेटिव प्लेस होने के नाते दिनारा को चूज किया आपने या कुछ और? जी मेरा यही था कि मेरा घर था यहाँ और मैं यहाँ जीवन में पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से पढ़ाई लिखाई किया, यहीं से सारी कुछ चीजें प्राप्त किया हूँ। तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगा कि हमको यहीं से चुनाव लड़ना चाहिए उस समय क्योंकि उस समय तो हम जहाँ कहते वहाँ लड़ते। पार्टी ने मेरे को स्वयं चॉइस देने के लिए कहा था नेतृत्व ने, तो उस समय हम जहाँ कहते वहाँ लड़ते। लेकिन हमको जो है यहाँ लगा कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ की लड़ाई लड़ रहा हूँ और यहाँ के लोगों के बीच में लगातार मैंने घूम रहा हूँ, लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए। 2015 में पार्टी ने आपको चॉइस दिया, आपने दिनारा को चुना। मकसद क्या, मकसद लेकर के आप आए जब चुनाव पहली बार जब आप लड़ रहे थे? ठीक है कि पार्टी ने आपको, आपकी चॉइस आपकी नहीं थी, संगठन ने आपको पुश किया कि आप राजनीति में और चुनाव लड़ो, आप लड़ना चाहिए। कुछ विजन तो लेकर के आप आए होंगे, विजन क्या रहा था उसमें? हमारा तो मकसद एक ही था कि मेरा तो व्यक्तिगत कोई ऐसा था नहीं, तो जो होल टाइमर के रूप में मैंने पूरी जिंदगी लगाया। मैं चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के रूप में काम किया, चाहे मैंने स्वदेशी जागरण मंच में काम किया, तो चाहे मैंने क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में काम किया, तो उसमें परिवार शून्य रहता है। उसमें मैं परिवार से दूर था, परिवार से कोई लेना देना मेरा नहीं था। परिवार से कोई वेतन, कोई खर्चा, परिवार को भेजना, वहां से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम पूरे समय पार्टी के लिए काम करके, समाज के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करके, उनके अनुषांगिकों के लिए, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद में काम किया, चाहे स्वदेशी जागरण मंच में काम किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी में किया। तो कोई वहाँ वो आर्थिक प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो परिवार छोड़ करके ही वहाँ काम करना था। एक तरह से होल टाइमर के रूप में ही मैं काम कर रहा था। अभी तो मेरे अपने 15 के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में हूँ, थोड़ी बहुत मान लीजिए कि अपने व्यवस्था से, अपने खर्चे से इधर उधर घूमता हूँ, लेकिन और अपने तो पूरा समय सामाजिक जीवन में ही दिया, पूरा समाज को ही समर्पित किया और सब कुछ मेरा सामाजिक समर्पित था। यानी कुछ भी मेरा नहीं था, न कपड़ा मेरा था, न गाड़ी मेरी थी। जी, तो विजन क्या रहा था उस टाइम का? मतलब विजन है समाज, देश, राष्ट्र की सेवा करना, क्योंकि समाज से बड़ा, व्यक्ति से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राज्य है, राज्य से बड़ा देश है, देश से बड़ा राष्ट्र है। तो हम लोग उसके लिए समर्पित होकर के काम कर रहे थे कि व्यक्तिवादी नहीं, राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्र सेवा के लिए काम करो, सब कुछ अपना आहूत कर दो। सबको मने माँ तेरा, ये सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो भी है सब तेरा है। ये पृथ्वी माँ को हम लोग समर्पित भाव से काम कर रहे थे। हे माँ, तेरे लिए सब कुछ समर्पित। मतलब राष्ट्र प्रेम
देश प्रेम से ओतप्रोत राजनीति में आए और मतलब अपनी माँ के अपनी मिट्टी को समर्पित आपने मतलब विजन यही लिया कि भाई राष्ट्र प्रेम देश प्रेम करना है। 2015 से 2020 अब 2025 आने को है, चल रहा है 2025 चुनाव आने को है। कुछ आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, आप तो कभी जीते नहीं, कभी आपके हाथ में सत्ता आई नहीं, लेकिन समाज सेवा तो आप कर रहे थे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की अगर गिनती या कुछ ऐसे कार्य अगर गिनवाने की जरूरत पड़े तो कार्य क्या रहे हैं? देखिए, जब मैं आया तो यहाँ देखा कि यहाँ एक तो रूरल इलाका है, यहाँ किसानों का इलाका है। तो किसान का इलाका है तो किसानों के लिए क्या हो सकता है, किसानों के लिए हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने किसानों के लिए, यहाँ किसानों के धान का मूल्य मिले, किसानों को धान का क्रय सेंटर खुले, जगह जगह स्थान। ऐसे भी दिनारा वगैरह जो क्षेत्र है ये काफी धान के ऊपर धान का क्षेत्र है, तो धान के मूल्य मिले किसानों को, क्योंकि औने पौने दामों पर किसानों का बड़े बड़े सेठ साहूकार खरीद लेते हैं और फिर उसको जो है अपने हिसाब से बेचते हैं। सरकारी तंत्र भी उसका दुरुपयोग करता है, तो इसलिए हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े और उसके लिए हमने सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया, सब इसकी लड़ाई और इसकी आवाज हमेशा उठाए। और सरकार के द्वारा जो सामाजिक द्वारा जो किसानों का जो क्षति होता है, किसानों का जो नुकसान होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया। अगली बार और जो है हमने किसानों के साथ साथ ये जो चीज सड़क से अभी आप आए हैं नेशनल हाईवे, ये गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। इतना छाती छाती भर डूबने के बराबर, हाथी के डूबने के बराबर बराबर गड्ढे थे इस सड़क पर, जबकि ये बहुत पुराना 1983-84 का पुराना सड़क है। ये सबसे पहले हाईवे है और आज जो फोर लेन बनाने में ये रुक गया था। ये स्टेट और केंद्र के चक्कर में कि स्टेट कहता था कि इसमें एक ठेकेदार इसमें से पलायन हो गया था। यहाँ बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह रोड बनाने का ठेका लिया था, लेकिन बाद में वो ठेकेदारी जो है, क्योंकि उसके औने पौने दामों पर इस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी सरकार के द्वारा, तो ये जो है फिर बाद में इसको हमने माननीय गडकरी जी से मिलकर, माननीय नंद किशोर यादव जी से मिल करके इसको अलग कराया। और ये माने कि जो मामला था कि ठेकेदार और रोड के बीच में जो संघर्ष था उसको अलग करा के इसको रोड बनवाने का हमने काम किया कि वो करते रहिए, आप उसको जो है आप समझौते करते रहिए, लेकिन ये सड़क बनना चाहिए। बाद में 4-5 साल के लड़ाई के बाद ये सड़क बन पाया। इसके साथ साथ के बहुत सारी सड़कें बन गई थी, लेकिन इतना कम समय में, शायद ही कई 19 में जब ये सड़क बनना शुरू हुआ है, इतना कम समय में यह सड़क बन करके तैयार हुआ है। और आगे भी इतना कम समय में कोई भी सड़क बन करके तैयार नहीं हुआ जितना ये बना है। यहाँ महाबलनी का क्षेत्र है जहाँ हम केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कुछ निधि भी लाने का हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपनी व्यवस्था से, सामाजिक लोगों के व्यवस्था से बना करके गेट बनवाने का भी काम हम कर रहे हैं। आगे भी हमारी योजना है। किस तरह के गेट की ये बात कर रहे हो? महाबलनी का जो है, जिसे जाने का कोई रास्ता पता नहीं लगता था कहाँ से माँ भोलनी है, क्योंकि यहाँ एक माँ भोलनी का मंदिर है। ये जो यहाँ 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है और वहाँ पर मेला लगता था। पहले तो इतना बड़ा मेला लगता था कि आप लोग वर्षों वर्ष का लोग मसाला खरीद के ले जाते थे, कपड़े खरीद के ले जाते थे। उस समय पशु का बहुत बड़ा मेला लगता था। माने ये समझिए कि वह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आधार था, वो व्यवसाय का केंद्र था। दुनिया कहाँ कहाँ के, कलकत्ता तक के व्यापारी वहाँ आते थे अपना व्यवसाय करने के लिए। तो इस तरह की चीजें होती उसी जगह पे पहुंचने के लिए आप लोग को इंडिकेट हो, इसलिए गेट वगैरह बनवा रहे हैं जी। 2015 से 2020 आपने बताया आप बिहार में, मतलब अपने विधानसभा में, या फिर यूं कह लूं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड आपने काम किया। 2015 में आपको यहाँ की जिम्मेवारी दी गई, चुनाव आपने यहाँ, मतलब 2015 में ही आपकी एंट्री थी या पहले भी यहाँ पे आप काम कुछ कर रहे थे? अरे मैं रहने वाला तो यही का था जी, तो एंट्री का तो कोई सवाल नहीं कि मैं कहीं बाहर ही था। मेरी रिश्तेदारी, नातेदारी, मिलना जुलना, बहन का घर, परिवार का घर, सबके गांव में रिश्तेदारी थी। कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें रिश्तेदारी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं इतना बड़ा मेरी पहुंच है या इतनी मेरी जानकारी लोगों की तक है, इतना तो लोग जान रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं था। ये हम जब चुनाव में आए तो कौन राजेंद्र सिंह ये हल्ला हुआ तो लोग जानने लगे जी।
2015 से 20 अब 25 इस दरमियान एक बहुत बड़े संकट काल से देश गुजरा। मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ। इस वक्त भी आप क्षेत्र में थे। कोरोना काल में मैंने लोगों को भोजन कराने का काम इस हाईवे पर कम से कम 7-8 जगहों पर करीब 25 से 30 हजार लोगों तक का हम लोग भोजन कराए होंगे, और कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को तो चप्पल पहनाने का काम। उस समय का जब आप फुटेज देखेंगे मेरे गूगल पर, तो आप इस तरह के सारे फुटेज आपको मिलेंगे कि मैं भोजन परोस रहा हूँ। मैं उससे दोनों कोरोना में प्रभावित हुआ। एक कोरोना नहीं, एक में तो एम्स में एडमिट रहा, और दूसरे कोरोना में भी मैं एडमिट तो नहीं रहा, लेकिन मैं पूरा मैंने जान पर खेल करके मैंने पॉजिटिव हो चुके थे। हाँ पॉजिटिव, हमने कोरोना पॉजिटिव दोनों कोरोना में थे। और इसलिए कि मैं सेवा में लगा रहा। कोई उस समय एक नेता का फोटो आप नहीं दिखा सकते हैं कि उस समय के कोरोना में कोई दिखाई दिया हो। एक सिंगल साहबाद में दुर्गावती से लेकर और आरा के बीच में अकेले सेवा करते में दिखाई दे रहा था, और लोगों ने उस समय माना कि राजेंद्र सिंह जो है सेवा कर रहा है, राजेंद्र सिंह खाना खिला रहा है, राजेंद्र सिंह ये काम कर रहा है। एक जगह नहीं, अनेकों जगह पर। आपसे मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूं, मैं कोई अपने घर से नहीं बना के लाया। आपको कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, सामाजिक सहयोग से करा करके लोगों के बीच में पहुंच करके कराने का काम किया। सासाराम में किया, यहाँ किया। लोगों ने कहा कि भाई एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरे कोरोना में घूमता रहा है, उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह। और यही नहीं, बिहार के लोग जो विभिन्न स्थानों पर फंसे थे, चाहे हैदराबाद में फंसे हो, चाहे चेन्नई में फंसे हो, चाहे पुणे में फंसे हो, चाहे गुड़गांव में फंसे हो, चाहे हरियाणा के किसी जिले में हो, चाहे दिल्ली में फंसे हो, चाहे झारखंड के किसी जिले में, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, सब लोगों ने जब फोन किया तो उनको पैसा भी, अनाज भी वहां के लोगों को फोन करके पहुंचाया। अभी गांव में घूमेंगे आप तो पता लगेगा कि राजेंद्र सिंह ने हमारी मदद किया है, राजेंद्र सिंह ने हमको राशन दिलवाया, राजेंद्र सिंह ने हमको खाना दिलवाया। बहुत लोग आज कहते पैसे तक दिलवाए लोगों को, हैदराबाद में, पुणे में, थावे, माने कौन ऐसा जग नहीं था। वर्धा में, याद आ रहा है, आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने कौन ऐसी जगह पर नहीं मदद किया है। लोग सैकड़ों की संख्या में, किसी के परिवार में लोग मर गए, उनको लाश लाने की व्यवस्था नहीं थी, लाश मंगवाने का काम किया। वहां से ये व्यवस्था नहीं थी, क्या बोलते हैं, मरने के बाद उसका बेटा आग देने वाला कोई नहीं था घर में, आग देने के लिए लाने के लिए उसको पूरी सरकार से यहाँ से वहां तक इंतजाम करा के उसको क्षेत्र में दिनारा में बुलाने का काम किया। उस समय केवल एक ही नाम था, जिसका नाम था राजेंद्र सिंह जी। एक ही नाम था कोरोना काल में, जैसा कि बता रहे हैं राजेंद्र सिंह। कोरोना फिर से दस्तक दे रही है, सतर्क रहने की जरूरत है। आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल 2015 चुनाव लड़े आप पहली बार, महज 2000 समथिंग वोटों से आप पीछे रह गए, चुनाव जीत नहीं पाए। आपके अपोजिशन में जो थे वो जीत गए चुनाव। 2020 में भी आपने फिर से ट्राई किया, फिर से आप पार्टी अलग रही, लेकिन चुनाव आप जीत नहीं पाए। कैसा देखते हैं आप ये 10 वर्षों का कार्यकाल वर्तमान विधायक का? मतलब आप तो रहे नहीं, आपके अपोजिशन रहे, तो विकास कार्यों की बात की जाए, क्षेत्र में और भी उपलब्धियों की बात की जाए, तो कैसा रहा ये 10 वर्ष? मैं 5 वर्ष की बात नहीं करूँ। देखिए, अभी तक के जो विधायक है, या अब मान लीजिए हम एक पुराने विधायक की बात करूं, किसी की शिकायत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में आज तक किसान के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई के लिए भी सही से स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है सही से। हमने जो भी आपको प्राइवेट स्कूल भी दिखाई दे रहे हैं, उसका कभी न कभी उद्घाटन मैंने ही किया। चाहे ये स्कूल हो, चाहे अगल बगल जितनी स्कूल हैं, मैक्सिमम का उद्घाटन मैंने किया। नौजवानों को प्रेरणा दे करके ले आना, लोगों को लगाना, लेकिन स्कूल कॉलेज भी सही नहीं है। एक कॉलेज नहीं है जिसमें विद्यार्थी जाए, पढ़ाई करे। यहाँ न लड़कियों के लिए है, न लड़कों के लिए है, न कोई टेक्निकल स्कूल है, न कॉलेज है। जबकि दिनारा में खेती भी है, सब कुछ। यहाँ जब सरकार की योजनाएं भी हैं, सरकार की योजनाएं भी हैं, तो उन योजनाओं को लेकर के भी लोगों ने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज था, यहाँ खुलना चाहिए था, प्रस्तावित यहाँ का था, चला गया करगहर विधानसभा में। एक पॉलिटेक्निक था, वो भी चला गया। माने जो भी यहाँ कुछ भी नहीं।
एक भलुनी माई का विकास भी नहीं हो पाया आज तक। उसके आज आप जाकर देखिए, वहां एक पोखरा है जिसका घाट भी नहीं बना है, छोटा सा पोखरा है जिसका घाट तक नहीं बना है। ये है विकास इस दिनारा विधानसभा का। तो किसके बारे में क्या बोले? लोग कमीशन खाना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, यही उनके यहाँ वर्तमान विधायक का तो यही उद्देश्य है। वर्तमान विधायक जिस तरह से लुटपटारी कर रहे हैं, जिस तरह से कमीशनबाजी कर रहे हैं, जिस तरह हर डिपार्टमेंट से लोगों को दोहन का काम कर रहे हैं, तो ये चीजें पहले भी उनकी जब सरकार थी 17 महीने की, 17 महीने में तो अत्याचार मचा दिए थे। और उस समय के कामों से उन्होंने सारा डेवलपमेंट छोड़ करके सारा काम अलॉट करा लिया, सब काम कराने लगे। इस दिनारा विधानसभा के 60 से 70% सड़कों के निर्माण का काम उनका अपना परिवार का आदमी कर रहा है। इससे पहले के भी लोग करते थे, उनके परिवार के ही लोग करते थे। परिवार से बाहर कोई नहीं निकल पाता है, तब लुटपटारी, चोरी, भ्रष्टाचार यही इनका धंधा है। इसलिए इस दिनारा विधानसभा की छुटकारा होना चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चुना जाना चाहिए जो अपने परिवार से ऊपर उठ करके समाज और क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। उसका एक विजन हो, उसकी एक दृष्टि हो, उसका एक सपना हो, वह इस क्षेत्र को विकास के लिए एक सपना देखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब जब मैं विधायक नहीं हूँ तभी मैंने भवानी के लिए आवाज उठाता रहा, उसके लिए गेट बनवाने का काम, ये सड़क के लिए पद यात्रा करने का, आरा से मोहनिया तक पद यात्रा करने का काम, हमने जो है क्या बोलते हैं मानव श्रृंखला बनाने का काम, सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम हमने लगातार किया है। जबकि हमारी सरकार थी, हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी सरकार को भी जागृति देने का, ध्यान दिलाने का के लिए जनता को सड़क पर लाने का काम किया। और सरकार का ध्यान लगा और सरकार ने निर्णय लिया कि वो जो है उनके बीच में जो समझौते थे बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उनके बीच में होने के बाद भी उन दोनों के बीच में जो समझौता था, समझौता को किनारा करके सड़क बनाने का भी काम हुआ। जी, चुनाव आ रहा है, फिर से तैयारी है? चुनाव लड़ने की तैयारी मेरी पूरी है जी। पार्टी का आदेश की प्रतीक्षा है जी। पार्टी के आदेश जो होगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मैंने जो आदेश देगी वो करूंगा, लेकिन मेरी तैयारी पूरी है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं क्योंकि एक चुनाव में मैंने 62,500 वोट पाया, तो अकेले अपने दम और मिल करके लोजपा से मैं चुनाव लड़ा था। लेकिन सब लोग जानते हैं कि मैं 52,000 के करीब वोट पाया हूँ, तो सबको जानकारी है, मैं किसी के बारे में क्या बोलूं। 52,000 वोट पाया हूँ और मेरे विरोधी जो भी थे वो थोड़े से वोटों से चुनाव जीत गए और कुछ वोटों का उस समय कोरोना काल भी था, बहुत सारे पाबंदियां थी, हम नहीं समझ पाए और जो हमारे वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे, कुछ वोटर बाहर फंसे थे, नहीं तो मेरे को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए आगे तैयारी है, पार्टी का जो आदेश होगा वो सिरोधार्य है। जी, पार्टी का आदेश सिरोधार्य होगा। आप भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश स्तर के नेता आप भी हैं, कुछ क्लस्टर्स के आप वहां के बारे में भी, वहां के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो प्रदेश स्तर के कुछ सवाल अगर मैं आपसे लूं तो कितनी सीट पे बंटवारा क्लियर है? देखिए, वही 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा और हम लोग पूरी बंटवारे की बात करता हूँ। हाँ, गठबंधन 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा एक बड़ा होगा और जदयू का भी हिस्सा बड़ा होगा। सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। दल चाहे जो हो, एनडीए लड़ेगा। दल चाहे जो हो, एनडीए लड़ेगा। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और सबका सीटें मांगने का, सीटों के बारे में इच्छा रखने का सबको अधिकार है, रहेगा, होगा। और उसमें पार्टी जो सर्वोच्च नेता है वो जो डिसीजन लेंगे सबको मानना होगा। जी, मैं एनडीए के घटक दल एलजेपी आर यानी चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूँ। पार्टी कुछ कहती है, उनके बयान कुछ अलग आते हैं, कैसे देखते हैं पूरी चीजें? नहीं, उनका कोई बयान अलग को पार्ट दिया गया, सीएम हो तो चिराग पासवान जैसा। सीएम
क्या हो और क्या नहीं हो, पार्टी से बाहर नहीं है, वो भी एक एनडीए गठबंधन के व्यक्ति हैं। और कोई समर्थक ऐसा करता है तो कोई ऐसी कोई माने बड़ी बात नहीं है, सबकी इच्छा। अब हम ही जैसे मान लो चुनाव लड़ रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री कह दिया, मुख्यमंत्री हो राजेंद्र सिंह जैसा, तो क्या दिक्कत है? वो कहने का अधिकार है, तो एनडीए का जो निर्णय होगा वो स्वयं भी मानेंगे। और अभी तक तो नेतृत्व जिसका है उसका है। अभी तक तो एनडीए के नेता यहाँ बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी हैं, और क्या बोलते हैं केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी हैं, चिराग पासवान जी भी हमारे नेता हैं। सब लोग मिलकर के जो तय करेंगे वो तो वही मुख्यमंत्री होगा। बिहार प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार, मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों पे चुनाव? देखिए, मुद्दा तो निश्चित रूप से विकास है। और 2000 जब से मोदी जी और इनकी डबल इंजन की सरकार बनी है, इसके पहले का और अभी का, तो पहले का बिहार दिखाना होगा। जब बिहार में हम लोग शाम को 6 बजे के बाद दरवाजे नहीं खोलते थे, लॉ एंड ऑर्डर का में इशू था। जब विकास में हम लोग गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, गांव गांव सड़कें नहीं थी, रोड नहीं था, विकास नहीं था, 5 लाख का आयुष्मान नहीं था, न स्वास्थ्य नहीं था, योजनाएं नहीं थी, गरीब लोगों को राशन नहीं था। ये सब चीजों के लिए सरकार हमारी तत्पर है, और सरकार डबल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है, और भारत के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए तत्पर है। और बिहार एक थोड़े समय में एक उज्जवल बिहार बन करके सामने आने वाला है। मतलब आपके हिसाब से विकास मुद्दा होने वाला है बिहार इलेक्शंस में। परंतु मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे मुद्दे गढ़े जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ तो कोई मुद्दा नहीं है। वक्फ ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप गिना सकते हैं। वक्फ ने एक गरीब की शादी नहीं की। वक्फ बोर्ड ने आज तक किसको जमीन का जो है, लोगों ने बड़े बड़े प्लॉटर को दिया, बड़े बड़े घर बनाने वालों को दिया, मॉल बनाने वाले को दिया। वह वक्फ की जमीनें एक से एक तरह से कुछ लोगों के द्वारा एक कब्जा करने की संस्कृति थी, उसमें से गरीब मुसलमान कहीं नहीं था। अभी भारतीय जनता पार्टी के संशोधन बिल ने पसमानदा जो गरीब वहां मुसलमान हैं, जो लोग वंचित थे, उनको जोड़ने का काम किया है, उनको उसमें अधिकार देने की बात की है। उसके द्वारा सेवा कार्य कराने के लिए सरकार ने कहा है, उसके द्वारा जमीन कब्जा करने के लिए, बड़े बड़े होटल बनाने के लिए, बड़े बड़े मॉल बनाने से इन जमीनों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाई है। जी, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? क्या पड़ेगा? बढ़ेगा। जो गरीब मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, जो उनके पसमानदा मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। और इसके साथ साथ वक्त जो अच्छे मुसलमान है, जो राष्ट्र भक्त मुसलमान है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य, इसको भी सवाल मुद्दा बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी का कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हर तरह से जो निर्णय ले रहे हैं बिहार के विकास के लिए ले रहे हैं। ये तो कुछ दोनों लोगों के द्वारा र्यूमर फैलाया गया है। मुख्यमंत्री जी कहीं से अस्वस्थ नहीं है। बेरोजगारी और पलायन को कितना बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी तो समस्या पूरे, बेरोजगारी ऐसी कोई समस्या नहीं। बेरोजगारी के लिए तो हमारी सरकार ने पूरा काम कर रही है। अब बेरोजगारी जिस तरह से सरकार ने अलग करके शिक्षकों की बहाली, अन्य बहालियां लगातार हर डिपार्टमेंट में बहाली देने का काम कर रही है, इसलिए उनका मुद्दा ये चलने वाला नहीं है। उनको तो 17 महीना हमने रोजगार दिया। जो लोग रोजगार का सवाल दिए थे और नीतीश कुमार जी ने 17 महीने का रोजगार दिया उनको, और उस रोजगार में उन्होंने पूरे बिहार को लूट लिया। आईटी मंत्रालय लूट लिया, उन्होंने पीडब्ल्यूडी लूट लिया, स्वास्थ्य लूट लिया, सारा डिपार्टमेंट लूट लिया। कमीशन पर कमीशन, हजारों हजार करोड़, बड़े बड़े मॉल बना करके उन्होंने देखा दिया। उन्होंने तो 17 महीने का रोजगार उनको मिला था, वो रोजगार उनको, उनके द्वारा एक भी रोजगार नहीं मिला है। उनको रोजगार मिला था, उनके लोगों को रोजगार मिला था, उनके व्यक्तियों को रोजगार मिल गया था, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का रोजगार मिला हुआ था। बिहार में बेरोजगारी और पलायन मुद्दा है। बिहार में बेरोजगारी, बता तो रहा हूँ, बेरोजगारी के लिए सरकार का जो काम है सरकार कर रही है। मुद्दा है कि नहीं, बस प्रश्न ये है या नहीं है। हम तो उस काम को कर रहे हैं। मुद्दा कहाँ से हो जाएगा जब हम उस काम में लगे हैं। उस काम के लिए और कमी रह गई होगी तो अगली सरकार में आकर करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए, आपने डिफेंड किया सरकार को। एक आर्मी परिवार से होने के नाते
आरएसएस से जुड़े हुए होने के नाते, एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त का सोच रखने के नाते, पहलगांव हत्याकांड और भारत का रिटेलिएशन कैसे देखते हैं? पूरे मुद्दे को कैसे व्याख्या करेंगे इसकी? देखिए, पहलगाम एक तरह से भारत के संप्रभुता पर एक तरह से आक्रमण है, भारत के राष्ट्रीयता पर आक्रमण है, भारतीयता पर आक्रमण है। जहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, वहां कपड़े उतार करके यह पूछ करके मारना कि तुम कौन सा धर्म है, तुम कलमा पढ़ करके सुनाओ और तब उसको मारना, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ देना, ये एक तरह से हमारे देश पर आक्रमण था। हमारी सरकार ने टारगेटेड अटैक किया है और टारगेटेड अटैक करके उनके सारे न्यूक्लियर का जो हमको धमकी देते थे, न्यूक्लियर का जो भय दिखाते थे, उस भय के बावजूद भी हमारी सरकार ने घुस करके अंदर मारा। और उनके लोग जब हाय तौबा मचा रहे थे, जब कलमा पढ़ रहे थे, दर्जनों लोगों के मारे जाने पर कोई आम आदमी नहीं होगा, जहां सरकार जाकर के वहां कलमा पढ़ रही थी, वहां सेना के बड़े बड़े अफसर जाके कलमा पढ़ रहे थे, कोई साधारण आदमी नहीं मारा था, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए थे। और हमारी सरकार अभी कह चुके हैं प्रधानमंत्री, यह सिंदूर बंद नहीं है, ये आक्रमण बंद नहीं है, ये आगे भी चलेगा और जो भी आक्रमण करेगा मेरे पर उसको छोड़ने वाले नहीं है। 11 साल लगा ओबामा को मारने में, अमेरिका को 11 वर्ष। ओबामा ने ओबामा कह रहे, ओबामा को लगा 11 साल मारने में, वो ओसामा बिन लादेन को, ओबामा को लगा 11 वर्ष लगा था। हम तो 8 दिन में मार के दिखा दिए, घुस के मार के दिखा दिए, टारगेटेड मारा हमने। मतलब इसका प्राउड लेवल रखते हैं आप? हाँ, कि उसके मारा हमने और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है? जारी है, अभी बंद नहीं है। और जो लोग कुछ लोग जो है बंदी जो कह रहे थे कि बंद हमने बंद करा दिया, वो अपने बयान से क्यों पलट गए? क्योंकि उनके कहने से बंद नहीं हुआ था। वहां का सेना के अधिकारियों ने हमारे सेना के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, युद्ध की तैयारी नहीं हमारी, हमको माफ कर दीजिए, अब हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार ने भी वचन दिया था कि हम निहत्थे लोगों को, आपके आम जनता को हम मारने वाले नहीं है, हम केवल आतंकवादियों को भी आगे मारेंगे, अभी भी मारेंगे तो अभी आतंकवादियों को ही मारना है हमको, क्योंकि वह देश हमारा है, वो द्विव राष्ट्रवाद का सिद्धांत, वो देश हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। और हम अभी ये पीओके तो हमारा ही है, कौन दूसरा ले लेगा? अब पीओके से लेके बलूचिस्तान सब जगह उनसे अलग होने वाला है, उसकी तैयारी पृष्ठभूमि खड़ी हो चुकी है। आगे आने वाला समय हमारी सरकार पूरी तरह से उस दिशा में काम कर रही है। भारत की चर्चा अगर करते हुए, इस घटनाक्रम को देखते हुए आगे अगर चर्चा को बढ़ाई जाए, तो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, उन्होंने पूछा है कि राफेल कितने गिराए गए, मतलब आपका कितना हानि हुआ है, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी मानसिक उनकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका तो पहले दवाई कराना चाहिए। उनके पूरे खानदान ने आज तक क्या किया है, पूरे खानदान की मैं बात कर रहा हूँ। इतना दिन में उन्होंने दलितों के आरक्षण में, अभी दलित छात्रावास में गए, अभी दलित छात्रावास में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। आज तक आप दलित को दलित बना के रखे, 60 साल 65 साल की सरकार में दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वह दलित आज तक दलित बना हुआ है, गरीब बना हुआ है, असहाय बना हुआ है। वह आपकी सरकार की देन थी, वो तो आपकी सरकार की देन। नहीं तो आज तक दलित अगर आप रहते, आप दलित को दलित जो है बना के रखे, गरीब को गरीब बना के रखे, आपकी ये षड्यंत्र जो है आपने इससे ऊपर उठने नहीं दिया, वोट बैंक से उसको ज्यादा ऊपर उठने नहीं दिया, इसलिए आज दलित बन गया। आज आप राफेल की सेना को कहते हैं, सेना ने तो अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी गड़बड़ काम किए। अब सेना को प्रशंसा आप कह रहे हैं, मोदी जी की बुराई बतिया रहे हैं। तो सेना जो है, मोदी जी आज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां सेना की आप प्रशंसा करते हैं, वहीं आप मोदी जी की भी प्रशंसा करना सीखिए। आपको अभी तो कपड़े पहनने नहीं आए। कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? भारत की जनता कौन से कपड़े में पसंद करती है भारत के लोगों को?
आपको आज तक कपड़ा पहनने नहीं आया, आप देश चलाने की बात करते हैं। नहीं, उनके सवाल को कैसे देखते हैं आप? उनका सवाल पाकिस्तान में ट्वीट कर रहा है। पाकिस्तान में लोग जो है उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भारत के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यह भारतीयता पर चोट है उनका सवाल। ऐसे में राजनीति हो रही, राजनीति नहीं हो रही, वो अपने को खत्म कर रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लगातार बनती रहेगी। देश के राजनीति से एक बार वापस विधानसभा और बिहार की तरफ हम लौटे अगर, तो दिनारा से ही आपका सीट, आप दिनारा से ही चुनाव लड़ेंगे। दिनारा विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? दिनारा में किस मुद्दे? देखिए, पहला है भल्ली भवानी का उत्थान। दूसरा है कि यहाँ पर कोई रोजगार के अवसर के लिए कुछ फैक्ट्रियां, कुछ उद्योग, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ जाएं। धान के लिए क्रय, जगह जगह धान क्रय सेंटर, धान के लिए अलग अलग मूल्य आधारित जो है चीजें मूल्य मिले, गेहूं का मूल्य मिले, धान का मूल्य मिले, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खाद, यूरिया, क्योंकि कृषि आधारित व्यवसाय यहाँ खड़े हो, ये यहाँ का मुख्य मुद्दा है। क्योंकि सड़क, नली, गली तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन इससे हट करके जो यहाँ की जरूरत है विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के लोगों के सामानों के मूल्य के लिए, किसी के लिए मूल्य के लिए, शिक्षा के लिए, इसके जरूरी के व्यवसाय के साथ साथ यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था और यहाँ का व्यवसायिक व्यवस्था दोनों ठीक से बने। आपने मुद्दे गिनाए, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव होगा? दावेदारी है फिर से आपकी चुनाव लड़ने की दिनारा विधानसभा से। कोई एक ऐसी बात आप अपने बारे में बताएं, पब्लिक आपको उस एक पॉइंट पे क्यों वोट करे, मतलब वो एक पॉइंट जिससे पब्लिक आपको वोट करे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पहली बात तो ये। तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा, इसलिए वोट करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि हम जो है इस क्षेत्र में लगातार सेवा, समर्पण और त्याग के साथ लगा हुआ हूँ, और पिछले 10 वर्षों से मैंने कंटिन्यूअस लोगों को घूमना सिखाया है। लोग घूमने, शीशा नहीं खोलते थे गाड़ियों की। बहुत मंत्री विधायक इस क्षेत्र में आते थे, अपना शीशा नहीं खोलते थे और कहा करते थे चुटकी बजा करके चुनाव जीत जाएंगे, बंदूक के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। अब वो लोग जन्मदिन में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे जनता ने कहा कि ये राजेंद्र सिंह ने अच्छा ट्रेनिंग दे दिया, नहीं तो लोग गाँव में नहीं जाते थे, लोग घरों में नहीं जाते थे। अब राजेंद्र सिंह कम से कम सबके घर तक पहुंचाने का काम किया है, सबको परखा बार बार, एक राजेंद्र सिंह को परखो एक बार। ये तो आपने अपने बारे में बताया। वर्तमान विधायक के 5 वर्षों के कार्यकाल की पे भी चर्चा हुई, आपने कुछ बातें रखी, लेकिन कोई एक ऐसा विकास का कार्य तो उन्होंने किया होगा, या कुछ तो अच्छे कार्य किए होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए। अगर उनकी बात हो तो आपकी नजरों में उनके अच्छे कार्य क्या है? उनके अच्छा कार्य एक ही है कि उनका बेटा बेरोजगार था, उसको रोजगार में लगा दिया, अच्छा ठेकेदारी करा लिया। इस विधानसभा की जो है जनता को ठीक से उन्होंने प्रेम से ठगा है, और अच्छा काम तो यही है। और बुरा काम तो आपको मालूम ही है कि पूरी तरह से दोहन, शोषण, यहीं से राजनीति की शुरुआत है, और उसके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं। मतलब विकास के नाम पे नग्न, अच्छे कार्यों के नाम पे नग्न, आप वर्तमान विधायक को कोई भी क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं? है ही नहीं। गिरा दे कोई काम, सड़कें तो हर गली में बन रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आता है, गांव में सड़क बन रहा है। मुखिया के पास मनरेगा का पैसा आ रहा है, गांव में काम हो रहा है। ये भारत सरकार के पैसे हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो भी सड़कें बनी है वो प्रधानमंत्री का है, हॉस्पिटल प्रधानमंत्री का है, आयुष्मान प्रधानमंत्री का है। मैंने प्रधानमंत्री और ये जो युति सरकार है नीतीश कुमार जी की, ये मिल करके जो काम कर रही है वो क्या है, उनके किया गया कोई भी काम, एक भी काम गिनाने की उनके पास भी हैसियत नहीं है कि मैं गिना सकूं। जी, 10 वर्षों से लगातार आप दिनारा विधानसभा के क्षेत्र में बने हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात हो रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, साल के अंतिम तिमाही तक चुनाव हो जाएगा, ऐसा संभवतः हमारे को भी लगता है। इस बार के चुनाव में आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या हैं आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से? देखिए, पहली बात है हम भोलकी धाम का उत्थान करेंगे।
दूसरा यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सरकारी तौर पर लड़कियों के लिए भी एक अच्छा यहाँ से तंत्र खुले। तीसरा जो है यहाँ अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि हाईवे है और यहाँ पर तमाम लोग एक्सीडेंटल केसेज और तमाम केसेज आते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ होना चाहिए। चौथा काम यहाँ पर हमारे दृष्टि से है कि रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्री, उद्योग, कुछ धंधे वो लाना चाहिए। छोटे छोटे कारीगर कैसे डेवलप होगा और गांव गांव में व्यवसाय की व्यवस्था क्या हो सकती है, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्रीय जनता से या देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या हो? जी नमस्कार। पहले तो मैं अपने क्षेत्रीय जहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा रहा है उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। साथ टुडे ब्लूप्रिंट के जो हमारे अविनाश राज सिंह जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना दूर गांव में आकर मेरा इंटरव्यू लेने आ गए। मैं एक छोटे आदमी का इंटरव्यू लेने आ गए। मैं इनको बहुत कोटि धन्यवाद और नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनके पत्रकारिता को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ तक आए और एक सामान्य कार्यकर्ता की आकर के इन्होंने इंटरव्यू लेने का काम किया है और हमारी बात तो जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं, जहां तक मेरे आपके दर्शकों का ये दर्शक है या जनता है, और एनडीए के पक्ष में वोट देने की भी अपील करता हूं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जहां जहां एनडीए का जो भी मोदी जी का जहां चिन्ह हो, मोदी जी का जहां मार्गदर्शन हो, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की ताकत को मजबूत करना है। नरेंद्र भाई मोदी देश के एक कुशल प्रशासक ही नहीं, देश के रक्षक हैं। मोदी जी ने जब से आए हैं तब से देश मजबूत हुआ है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश ताकतवर हुआ है। इसलिए मोदी जी के पक्ष में हम मतदान ही नहीं, उनके साथ रात दिन खड़े होकर के उनके 140-150 करोड़ जनता हमारे देश में उनके साथ खड़ी रहे। यही मोदी जी का असली ताकत हम है। इसलिए हमको उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए और उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए, ताकि वे विरोधियों को एक मैसेज जा सके, राष्ट्रद्रोहियों को मैसेज जा सके, विरोधियों को मैसेज जा सके। ऐसे जो कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, उनको मैसेज जा सके कि देश एक है, मोदी जी के पक्ष में आज भी खड़ा है। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। दिनारा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा इन्होंने, जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं, जीत हासिल नहीं हो पाई है इन्हें। अभी फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। इनको आपने सुना, इनका जीवन परिचय आपने सुना, इनके विचार आपके सामने इन्होंने रखे। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, क्षेत्रीय जनता से, वहां के वर्तमान विधायक से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत चलती रहेगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अविनाश जी, प्रिंस जी, आपको बहुत बहुत इतना सुदूर क्षेत्र में आने के लिए, आपको एक गांव में आकर के, खेत खलिहान से आकर के आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।